हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम इतिहास का यानी कि हिस्ट्री का क्लास नंबर 7 आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसमें हम अब आपके साथ वैदिक सभ्यता, वैदिक काल, वैदिक पीरियड की तरफ आज बढ़ने वाले हैं, जो कि 1500 बीसी से 600 बीसी तक यानी कि 1500 बीसी से 600 बीसी तक चलने वाला है। अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली हैं वो हम एक बार अभी यहीं पर देख लेते हैं। क्या क्या चीज़ यहाँ से हमने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक, जिसमें कि पाषाण काल को हमने देखा। फिर आद ऐतिहासिक यानी कि प्रोटो हिस्ट्री जिसको नाम दिया था, उसके बारे में बात की। जो सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था। फिर अब हम बढ़े हैं आपके साथ ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिक पीरियड, ऐतिहासिक काल की तरफ बढ़े हैं। इसमें भी हम थोड़ा आपसे डिस्कस कर चुके हैं, जो सभ्यताएं चली थी, कैसे क्या बढ़ रही थी, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। अब आगे बात करते हैं वैदिक काल यानी कि वैदिक पीरियड। ये कैसे क्या यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिक पीरियड। यहाँ से हमारी हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड हुई थी। एंशिएंट इंडिया, मॉडर्न इंडिया, मेडिवल इंडिया, 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। अब इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। ये जो लेक्चर क्लास सीरीज़ है हमारा, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है यानी कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। वैदिक पीरियड यानी कि वैदिक सभ्यता। बात करें वैदिक सभ्यता कैसी क्या रही होगी, उसके बारे में हम बात करते हैं। ये जो इमेज है, इससे देखकर आप लगा सकते हैं पता कि जो हमारा वैदिक काल था, वैदिक सभ्यता थी, कैसे क्या चल रही थी। तो सबसे पहले बात करें, हमने देखा था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, हमने स्टार्ट किया सिंधु घाटी सभ्यता से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। उसमें हमने बोला हमारा सब कुछ मैनेज सिस्टम था। मैनेज्ड यानी कि सब कुछ जमा हुआ था, घर प्रॉपर बने हुए थे, जो रहने की जगह थी प्रॉपर बने थे, ड्रेनेज सिस्टम था, स्नान करने के लिए वहाँ स्नानागार मिला था। ये सब चीज़ें हमने आपसे डिस्कस की थी। फिर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हमारा टाइम पीरियड आता है वैदिक सभ्यता का, वैदिक पीरियड का, जिसमें हमने देखा हमारी सारी चीज़ें अनमैनेज्ड हैं। अनमैनेज्ड हैं यानी कि प्रॉपर जमी हुई नहीं है, इनके रहने का कोई ठिकाना नहीं है। साथ में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर निकल कर आता है इकॉनमी। इकॉनमी जब हमारी ठीक होगी, 2 तरह की इकॉनमी होती है, एक सरप्लस यानी कि बहुत ज़्यादा बहुतायत में होगी, और दूसरी तरह की इकॉनमी होगी वो होगी सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस यानी कि जिस दिन आप कमाएंगे उसी दिन खाएंगे, यानी कि आगे का कुछ आपको अता पता नहीं रहता है। तो इस टाइप की इकॉनमी की आप सबसिस्टेंस इकॉनमी इसको बोल सकते हैं। तो जब वैदिक काल, हमारा वैदिक पीरियड स्टार्ट हुआ था, लगभग ये हमने डिवाइड किया है 1500 से 600 बीसी तक। इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक 1500 से 1000 बीसी तक चलने वाला है, कौन सा, ऋग वैदिक काल, और जो 1000 बीसी है, 1000 बीसी है, उससे 600 बीसी तक चलेगा हमारा लेटर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ से हम देखेंगे जब स्टार्टिंग का पीरियड था वैदिक एज का, वैदिक काल का, वैदिक सभ्यता का, तो वो कैसा क्या था। ये लोग क्या थे, आर्यंस थे, ऐसा माना गया है आर्यंस थे। तो अपने आप को श्रेष्ठ बोलते थे। आर्य जो थे अपने आप को श्रेष्ठ बोलते थे। क्यों बोलते थे, देखिए उस टाइम पर जो भी चीज़ होगी कुछ टफ चीज़ होगी, यानी कि कोई भी कठिन चीज़ है, यदि आप वो कर पा रहे हैं तो आप अपने आप में श्रेष्ठ हो जाते हैं। तो उस टाइम की जो लैंग्वेज थी तो उस टाइम की सबसे टफेस्ट लैंग्वेज मानी जाती थी संस्कृत। संस्कृत काफ़ी टफ लैंग्वेज थी उस टाइम पर, और जो आर्यंस थे ये संस्कृत बोलना जानते थे, इसलिए ये अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। और संस्कृत में इसका जो मीनिंग है वो भी एक तौर से श्रेष्ठ ही है। तो इस तरीके से जो आर्य थे ये अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। एक चीज़ तो ये हो गई। अब आगे बात करें तो ये लोग क्या, पहले तो क्या हुआ, आर्यंस आए, जहाँ से भी आए होंगे तो ये कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स में आए होंगे। छोटे छोटे ग्रुप्स इन द सेंस, आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं, इमेज देख रहे हैं, एक ग्रुप है जिसमें कम ही लोग हैं, यानी कि इनके खाने पीने की ये खोज में इधर से उधर भटकते थे, पैदल टहलते थे। फिर टहलते टहलते इन्होंने जानवरों का यूज़ करना स्टार्ट किया, जैसे घोड़ा हो गया, बकरी हो गया, इन लोगों को, गधे वगैरह हो गए, इन लोगों को अपने साथ में रखते थे क्योंकि उनकी सहायता से ये ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सके। ग्रुप बनाकर रहने लग गए धीरे धीरे। पहले
थोड़े थोड़े ग्रुप्स में थे, फिर इनका ग्रुप बढ़ने लगा, क्योंकि खाने की खोज में बहुत सारे लोग घूम रहे होंगे ना उस टाइम पर, तो वो ग्रुप बनाकर रहने लग गए। अब ग्रुप बना तो ग्रुप बना, जैसे ही ग्रुप बना, जो लोग टहलते थे उनको क्या कहा गया? जन। जन, जो लोग टहलते थे उनको कहा गया जन, और उसी से नाम आगे बढ़ के आएगा वो हम देखेंगे। और उसके बाद जो ग्रुप बनाकर रहने लगे, अब उस टाइम तक जो ऋग्वैदिक काल था उसमें क्या हुआ? लोहे के साक्ष्य मिले, लोहे के साक्ष्य यानी कि लोहा मिला। कहाँ पर मिला वो भी हम देखेंगे। लोहा मिला तो लोहे का यूज करके इन्होंने क्या करा? कृषि करना स्टार्ट कर दिया। कृषि करेंगे यानी कि खेती करेंगे, तो अब एक जगह इन्हें रहना पड़ेगा, है ना। पहले तो ये खाने की खोज में इधर उधर घूम रहे थे, पर अब लोहा मिल चुका है, लोहा आयरन मिल चुका है, तो आयरन मिलने से इसको इसीलिए आयरन एज नाम दिया गया था। तो लोहा मिला तो इन्होंने उसका यूज़ करके कुछ हल वगैरह बनाए होंगे और उनसे खेती यानी कि कृषि करना स्टार्ट किया। अब ऐसा तो है नहीं कि एक एरिया में ये खेती करेंगे तो कहीं भी भटक सकते हैं। अब जहाँ पर भी ये क्रॉप्स वगैरह उगाएंगे, खेती वगैरह करेंगे, तो वहाँ पर इन्हें रहना होगा। तो रहने के लिए ये अपने वहाँ पर कुछ स्थान बनाने लग गए, घर बनाने लग गए। अब जो स्थान था उसको क्या कहा? जो जन थे उन्होंने एक स्थान बनाया और उस स्थान को जनपद, जनपद यानी कि आज के पीरियड में हम देखें तो एक टाइप से डिस्ट्रिक्ट, जो जनपद होते हैं एक टाइप से डिस्ट्रिक्ट होते हैं, है ना। रहने की जो जगह है, यदि ग्रुप्स बढ़ेगा तो रहने के लिए जगह भी ज़्यादा चाहिए होगी, तो इस तरह से ये डिस्ट्रिक्ट यानी कि जनपद को फॉर्म करने लग गए, जनपद बनने लग गए। अब ऐसे ऐसे आके जो वैदिक काल है लेटर वैदिक काल की तरफ बढ़ा, यानी कि उत्तर वैदिक काल जिसको नाम दिया है, जो 1000 से 600 ईसी तक, ईसा पूर्व तक चलने वाला है। तो कैसे क्या आयरन मिल गया है, खेती के लिए हल बना लिए हैं, खेती होने लग गई है, पास पास वाले ग्रुप इकट्ठा होने लग गए हैं, है ना। जो पास पास, जैसे कि एक ग्रुप ये बना, फिर एक ग्रुप ये बना, तो पास पास वाले जो ग्रुप हैं वो इकट्ठे होकर एक बड़ा ग्रुप को फॉर्म करा, मतलब कि एक बड़े ग्रुप को फॉर्म करा। तो उसको इन्होंने क्या कहा? उसको कहा महाजनपद। जो पास पास के लोग थे उन्होंने क्या करा? इकट्ठे हुए, जो जनपद थे, है ना, छोटे छोटे डिवाइड किए थे, मान लीजिए गांव वगैरह हैं, डिस्ट्रिक्ट वगैरह हैं, ये सब इकट्ठे होकर एक क्या फॉर्म करेंगे? एक अपने आप में एक राज्य बनाएंगे, यानी कि एक स्टेट का फॉर्मेशन करेंगे आज के टाइम के हिसाब से देखें। और उसको क्या नाम दिया गया था? महाजनपद उसको नाम दिया गया था। अब दो टाइम पीरियड में ये बटा था, ऋग्वैदिक काल और लेटर वैदिक काल। इसके बारे में हम आगे और भी चर्चा करेंगे, अभी शॉर्ट फॉर्म में हम समझ रहे हैं, फिर डिटेल में डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो इस टाइम पर क्या हुआ था? जो दिखता है उसी की ये पूजा करते थे, यानी कि जो ईश्वर या भगवान जिसको मान रहे हैं, जो दिख रहा है, जो दिखता है, उसी को पूजते थे ऋग्वैदिक काल में। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, इंद्र जो अग्नि के, जो वर्षा के देवता थे इंद्र, उनकी पूजा होगी। अग्नि, जो अग्नि को क्या माना था इन्होंने? जो भगवान और इंसान है उनके बीच का एक मीडिएटर माना था अग्नि को, तो उनको पूजते थे। ऐसे करके ये सूर्य वगैरह हो गए, इनकी पूजा किया करते थे। तो जो ऋग्वैदिक काल में क्या हुआ? जो दिखता है वही पूजने लगा। फिर आगे बात करें, जो समाज था वो कैसे फॉर्मेशन होगा? समाज का फॉर्मेशन कैसे किया था इन्होंने? जो कैटेगरी बनाई थी समाज में वो किस तरीके से बनाई थी? जो टीचिंग, यानी कि जो ज्ञानी है, जो पढ़ा रहा है उसको टीचर बोला गया, और जो पढ़ा रहा है उसको बोला गया नाम ब्राह्मण, यानी कि जो पढ़ा रहा है उसको ब्राह्मण बोला। जो प्रोटेक्शन दे रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको बोला इन्होंने क्षत्रिय, क्षत्रिय, क्षत्रिय। और जो बिजनेस कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है उसको बोला वैश्य। और साथ में जो इन तीनों की हेल्प कर रहा है, किसी ना किसी काम में हेल्प कर रहा है, तो उसको बोला इन्होंने शूद्र। यानी कि जो इन्होंने कैटेगरी बनाई थी, शूद्र बोला है। जो इन्होंने कैटेगरी, जो 4 कैटेगरी बनाई थी, उसको जो मन करे वो कर सकता था। यानी कि यदि किसी भी व्यक्ति को ज्ञान है तो वो टीचिंग दे सकता है, उसको ये ब्राह्मण बोलेंगे। जो प्रोटेक्शन दे रहा है, यानी कि राजा है, उसके साथ ही मिलकर प्रोटेक्शन वगैरह के काम में
कर रहा है तो उसको क्षत्रिय बोला, जो बिजनेस कर रहे हैं उसको वैश्य बोला, और इन तीनों की किसी ना किसी तरीके से वो हेल्प कर रहे हैं उनको शूद्र बोला गया। फिर क्या हुआ, चीज़ें आगे चेंज होना स्टार्ट हुई। जो लेटर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल इसको हमने बोला है, जिसमें हमने बोला कि 1000 से लगभग 600 BC तक ये चलेगा, जिसमें महाजनपद काल का ही टाइम पीरियड है, जिनमें कि आगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब धर्म निकल कर आए थे। जैन, बौद्ध, 62 नए धर्म निकल कर आए थे इसमें सामने। क्यों आए थे? क्योंकि लोग परेशान होने लग गए थे इस टाइम तक। क्या हुआ था, बहुत सारे भगवान को मानने लग गए थे। यहाँ पर क्या था, ऋग्वैदिक काल में जो दिखता था वही पूछता था, पर जो लेटर वैदिक काल था यहाँ पर बहुत सारे भगवान बना दिए थे। भगवान को लेकर लोगों में अंधविश्वास की भावनाएं जागृत होने लग गई थी, और जो बेसिस ऑफ द समाज बनाया था कैटेगरी के हिसाब से, यानी कि जो टीचर होगा उसको ब्राह्मण बोलेंगे, और टीचर कोई भी बन सकता है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, पर जिसको ज्ञान होगा वो टीचिंग देगा, और उसी को ब्राह्मण बोला था। पर यहाँ पे क्या होने लग गया, उसको कास्ट फॉर्म में इन्होंने डिवाइड करने लग गए। जो लेटर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल है, उसमें कास्ट फॉर्म में बदल दिया जाएगा। क्या होने लग गई, कास्ट बदलने लग गई, तो जो निम्न जाति के लोग हो गए, शूद्र हो गए, वैश्य हो गए, इनको प्रॉब्लम्स आने लग गई। क्योंकि पहले तो क्या था, जो हेल्प कर रहा था उसको शूद्र बोल दिया था, पर अब जो शूद्र का बेटा होगा, ब्राह्मण का बेटा होगा, वो ब्राह्मण होगा, शूद्र का बेटा शूद्र, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य, भले ही उसमें वो कैपेबिलिटीज ना हो, यानी कि कैपेबिलिटीज ना होने के बाद भी वो पद धारण कर रहा था। तो इस कारण से क्या हुआ, आप आगे देखिए, चीज़ें क्या हो गई, करप्ट होना स्टार्ट हो गई। राजा का बेटा राजा बनने लग गया। क्षत्रिय जो थे वो प्रोटेक्टिव होते थे, यानी कि क्या होता था, एरिया बढ़ाता था कोई भी अपना। आज भी आप देख रहे हैं, सिक्किम पहले नहीं था इंडिया में, सिक्किम ऐड हुआ है इंडिया में, तो जो एरिया बढ़ा रहे हैं वो कौन मदद कर रहा है, हेल्प कौन कर रहा है, क्षत्रिय कर रहे हैं। अब क्षत्रिय प्रोटेक्टिव होता था, उसने एरिया बढ़ाई, लड़ाई की, फिर उसी ने क्या किया, प्रोटेक्शन किया, प्रोटेस्ट किया, यानी कि यहाँ से प्रोटेस्ट शब्द आया, प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट आया। अब यहाँ से लोग क्या करेंगे, जो डिफ़िकल्टीज थी, कास्ट सिस्टम बन गया था, तो उनसे लोग वक्त परेशान हो गए, तो इजी की तरफ भागने लग गए। यहाँ से क्या हुआ, जो चीज़ें हैं वो चेंज हो गई और नई चीज़ें निकल कर आईं, जो जैनिज्म हुआ, बुद्धिज़्म हुआ, इस तरीके के 62 नए धर्म निकल कर सामने आए। तो यहाँ पर आप समझिए, और लेटर वैदिक काल जो है उसमें वुमेन्स की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी, रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, यहाँ पर सती प्रथा वगैरह ये सब चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। ये सब चीज़ें हैं, आप ओवरव्यू एक देखें तो जो वैदिक काल है, वैदिक सभ्यता है, उसके लिए ये ओवरव्यू तैयार होता है। अब यहाँ से आगे चीज़ें स्टार्ट करते हैं हम वैदिक काल से, है ना। वैदिक काल यानी कि वैदिक सभ्यता, वैदिक पीरियड, ये कहाँ से स्टार्ट है, 1500 ईसा पूर्व से कब तक चलेगा, 600 ईसा पूर्व, 600 BC तक ये चलेगा वैदिक काल। इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। वो कौन कौन से पार्ट होंगे, एक ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 BC तक चलेगा, ईसा पूर्व तक चलेगा, 1000 ईसा पूर्व तक, और सेकंड पार्ट है जिसको कि लास्ट या फिर लेटर वैदिक काल या फिर उत्तर वैदिक काल इसको कहेंगे, और ये 1000 BC से कब तक चलेगा, 600 BC, 600 ईसा पूर्व तक ये चलने वाला है। अब इसके बारे में हम बात करें, जो वैदिक काल इसको नाम क्यों दिया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वेदों की रचना हुई, वेदों की रचना हुई, कौन किसके द्वारा की गई वेदों की रचना, तो जो आर्यंस हैं, आर्य लोग हैं, आर्य जो हैं, इन्होंने वेदों की रचना की। संस्कृत बोलना जानते थे, अभी हमने बोला संस्कृत बोलना आता था, इसी कारण से ये श्रेष्ठ कहलाते थे। और ये कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से संस्कृत बोलना जानते थे। उस टाइम पर सबसे टफेस्ट भाषाओं में से एक थी संस्कृत। अब इंडिया के बारे में बात करें, जो इंडिया है, इंडिया के बारे में यदि हम बात करें तो 2 पार्ट में हमारा इंडिया स्टार्टिंग से ही डिवाइड लगभग है ना। तो
ये कुछ रफली हम इंडिया का मैप देख लेते हैं तो दो पार्ट में लगभग ये डिवाइड है, एक नॉर्थ और एक साउथ, यानी कि उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, जो उत्तरी भारत है उसका आर्यकरण यानी कि आर्य के बारे में विस्तार किया है किसके द्वारा किया गया है। एक क्वेश्चन बनता है, उत्तरी भारत का आर्यकरण किसने किया है, दक्षिणी भारत का आर्यकरण किसने किया है। तो दक्षिणी भारत का आर्यकरण किया है किसने, अगस्त ऋषि ने। अगस्त ऋषि के द्वारा दक्षिणी भारत का आर्यकरण किया है। और उत्तर भारत का आर्यकरण किया है गौतम राहुगढ़। ये पंडित थे गौतम राहुगढ़। और उस टाइम पर एक राजा हुआ करते थे जो विदेह, इनके अंडर में ये पुरोहित थे, एक पुरोहित नाम था गौतम राहुगढ़। इन्होंने जो दक्षिण भारत है उसका आर्यकरण किया था। अब एक और पॉइंट सामने आता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसमें मेन सोर्स क्या था, कृषि प्लस व्यापार चीज़ें चलती थी। अब जो वैदिक काल है ये क्या करते थे, कृषि प्लस साथ साथ क्या करते थे, पशुपालन करते थे। इस टाइम पर जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनका मेन काम क्या था, जो गाय वगैरह गुम हो जाती थी किसानों की तो उनको ये ढूंढ कर ला कर देते थे। ये मेन काम लगभग राजाओं का हुआ करता था। तो कृषि के साथ साथ पशुपालन किया करते थे कौन, वैदिक सभ्यता के लोग। ठीक है, यहाँ पर गाय की हत्या पर क्या था, मृत्युदंड था। और जो आर्य थे ये पंजाब हरियाणा के आसपास वाले रीजन में रहते थे। पंजाब और हरियाणा का जो आसपास का रीजन था उस पर रहते थे ये आर्य लोग। इसीलिए यहाँ पर जो नदियाँ थी इसीलिए इसको सप्त सैंधव प्रदेश भी बोला जाता था। अब आगे चीज़ों को हम डिवाइड करें तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जो ऋग्वैदिक काल है और यहाँ पर क्या है, लेटर वैदिक काल या फिर उत्तर वैदिक काल। ये दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। तो इस टाइम पर जो सबसे पहले बात करें समाज की, तो समाज अभी हमने देखा है किस टाइप पे बना होगा। एक जो मेन सोर्स था, गॉड बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, मेन थे भगवान, वहाँ से चीज़ें डिवाइड हुई थी। और कैसे चीज़ें डिवाइड थी, कुछ ब्राह्मण्स थे, है ना, कुछ जो ज्ञान दिया करते थे वो ब्राह्मण थे, कुछ क्षत्रिय थे। चीज़ें इस तरीके से डिवाइड थी, कुछ क्षत्रिय थे, कुछ बिजनेस जो करते थे उनको बोला गया वैश्य, और कुछ इन तीनों की मदद करते थे उनको बोला गया शूद्र। ये चार पार्ट में, चार कैटेगरी में डिवाइड था। ऐसा नहीं था कि जो ब्राह्मण हैं तो उनको ज्ञान नहीं होगा, जो ज्ञानी हैं वो ब्राह्मण हैं, जो प्रोटेक्टिव कर रहा है वो क्षत्रिय है, जो बिजनेस कर रहा है वो वैश्य है, और जो इन तीनों की हेल्प कर रहा है वो शूद्र है। यानी कि यहाँ से देखें तो सबसे ज़्यादा संख्या किसकी थी, शूद्र की थी, और सबसे कम थे ब्राह्मण्स। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गया। सेकंड चीज़ की तरफ चलते हैं। तो हमने बोला था जो काम होगा, काम के हिसाब से जाति डिसाइड होगी। जो समाज होगा वो काम किस तरह का, कौन क्या कर रहा है उसके हिसाब से उनकी जाति डिवाइड होगी, ना कि जाति पहले ही डिवाइड आज के डेट में हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं था। साथ में बात करें तो जो पंचायत होगी, मीटिंग्स के लिए सभा, समिति, विधज्ञ यानी कि साधारण लोग के लिए सभा थी, जो समिति थी, जो उच्च लोग थे उनके लिए समिति थी, और जो महिलाएं वगैरह थीं वो विधज्ञ उनके लिए था। एक यज्ञ देखे गए यहाँ पर, इस टाइम पर यज्ञ देखे गए हैं। तो तीन तरह के यज्ञ होते हैं, तीन तरह के यज्ञ होते हैं। एक उसमें से बोला जाता है अश्वमेघ यज्ञ, आप सभी ने नाम सुना होगा अश्वमेघ। सेकंड है वाजपेयी यज्ञ, और थर्ड है राजश्रेय यज्ञ। जो राजश्रेय यज्ञ है, जो शपथ वगैरह आज भी होते हैं, राजश्रेय यज्ञ जब कोई भी जो शपथ वगैरह लेते हैं उसके लिए अग्नि वगैरह जो आती है तो राजश्रेय यज्ञ किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ यानी कि शक्ति प्रदर्शन, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम देखें जो 26 जनवरी वगैरह है, इस पर परेड वगैरह जो शक्ति प्रदर्शन होती हैं वो वाजपेयी यज्ञ होगा आज के टाइम पर। और अश्वमेघ जो यज्ञ है वो कब्जाने के लिए, यानी कि क्या होता था, एक घोड़ा वगैरह छोड़ दिया जाता था एक डायरेक्शन में, जिस जगह पर कब्जा करना होता था उसी डायरेक्शन में छोड़ दिया जाता था। यदि वो सामने वाला रोकेगा तो उसको युद्ध करना होता था, यदि नहीं रोकेगा तो वो मान लिया जाता था कि वो उसके कब्जे में आ गया है वो देश। तो यहाँ से चीज़ें हमने
देखिए अब इस टाइम पर क्या था, लेटर वैदिक काल में हमने बोला जाति का निर्धारण वंश के हिसाब से हुआ था, यानी कि यहाँ पर क्या चल रहा था, काम के हिसाब से हो गया था, पर इस टाइम पर क्या था, जाति का निर्धारण क्या था, वंश के हिसाब से किया जा रहा था। ठीक है, अब देवता हमने बोला कि देवताओं की पूजा होती थी, तो कौन कौन से देवता हैं, प्रमुख देवताओं में से हम बात करें तो जो प्रमुख देवता हैं इंद्र हैं, जो किसके लिए हैं, वर्षा, युद्ध के देवता भी बोला जाता है, युद्ध के देवता इंद्र को माना जाता है। वर्षा के देवता, इंद्र के देवता, इनका एक और नाम था क्या, पुरंदर का मतलब क्या है, किला जीतने वाला। अब जो श्लोक वगैरह हैं इनमें चर्चा जो मिली है, तो इंद्र के बारे में सबसे ज़्यादा बार चर्चा मिली है 250 टाइम्स, और अग्नि जो हैं, अग्नि इनकी जो चर्चा मिली है वो कितनी बार मिली है, 200 टाइम्स इनकी चर्चा मिली है। वरुण हो गए, वरुण यानी कि वायु के देवता, वरुण हो गए। सोम यानी कि जो सोम हैं वो हैं जंगल के देवता, उस टाइम पर जंगल ज़्यादा हुआ करते थे तो इनको भी माना जाता है, जंगल के देवता सोम हो गए। साथ में एक मारुत यानी कि क्या है, तूफान के देवता मारुत हैं। और रुद्र तो आप सभी को पता है, जो शिव हैं वो रुद्र। इन सब की पूजा वहाँ पर होती थी, सप्तसैंधा प्रदेश था, तो उसी के आधार पर जो नदियाँ थीं उनके पुराने नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो उस टाइम की जो नदियाँ थीं उनके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस आपसे कर लेते हैं। झेलम नदी का नाम क्या था, झेलम नदी का नाम था वितस्ता। झेलम नदी का नाम था वितस्ता। व्यास नदी का नाम था विपासा। व्यास नदी का नाम था विपासा। चेनाब नदी का नाम क्या था, अश्किनी। चेनाब नदी का नाम था अश्किनी। सतलज नदी का नाम था शत्रुधि। फिर आगे बात करें, रावी वगैरह हो गई, रावी नदी का नाम क्या था, परुष्णी। सिंधु का सिंध, गंडक का सदानीरा, सरस्वती, घग्गर, ये सब नदी थी। सरस्वती का पुराना नाम क्या है, घग्गर। तो ये जो नदियाँ थी इनके पुराने नाम भी क्वेश्चन बनते हैं। झेलम को आप मेरे साथ दोहराते जाएंगे। झेलम को बोला जाता है वितस्ता, व्यास को विपाशा, चेनाब को अश्किनी, सतलज को शत्रुधि, रावी को परुष्णी, और सरस्वती को घग्गर, और गंडक को क्या, सदानीरा। और साथ में यहाँ पर जो ऋग्वैदिक काल है, यहाँ पर 6 दर्शनों के बारे में बात हुई है। कितने दर्शनों के बारे में बात हुई है, 6, षष्ठ दर्शन ऋग्वैदिक काल में। यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में षष्ठ दर्शन, और वो दर्शन भी इम्पोर्टेंट है। दर्शन कौन कौन से हैं, न्याय दर्शन। फिर आगे बात करें सांख्य दर्शन, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। महात्मा बुद्ध सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे इस सांख्य दर्शन से। फिर योग दर्शन, ये दर्शन इम्पोर्टेंट है। फिर वैशेषिक, फिर है उत्तर मीमांसा, और फिर है पूर्व मीमांसा। तो अब ये जो दर्शन हैं उनके आधार पर किसने लिखे हैं, न्याय दर्शन गौतम, ये नाम भी आपको याद रखना है, न्याय दर्शन गौतम। सांख्य दर्शन कपिल के द्वारा। योग दर्शन पतंजलि, सभी को पता है योग पतंजलि। वैशेषिक किसके द्वारा, कनाद के द्वारा, कनाद। उत्तर मीमांसा वादरायण, और पूर्व मीमांसा जैमिनी। एक बार देख लेंगे फिर से। षष्ठ दर्शन की मान्यता रही थी किसमें, ऋग्वैदिक काल में। न्याय दर्शन गौतम के द्वारा, सांख्य दर्शन कपिल के द्वारा, योग दर्शन पतंजलि, वैशेषिक कनाद के द्वारा, उत्तर मीमांसा वादरायण, और पूर्व मीमांसा कौन है, जैमिनी। ये 6 दर्शन इम्पोर्टेंट थे। सबसे स्टार्टिंग से देखें, यानी कि जो छोटा एरिया था उसको गांव जैसे हम बोलें, और उसका गांव का जो पद था किसके था, ग्रामिक, उसको बोला जाता था ग्रामिक। और जो बड़ा एरिया है उसको जनपद बोलेंगे।
जो आगे चलकर महाजनपद बने 16 महाजनपद, तो उसका पदक जो था, जिसको पद दिया जाता था, उसको राजन बोला जाता था। जो मेन पदाधिकारी था उसको राजन बोला जाता था और गांव का जो छोटा एरिया था उसको ग्रामिक बोला जाता था। जो षष्ठ दर्शन है इसमें हमने देखा 6 दर्शन, न्याय, सांख्य, योग, वैशेषिक, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, किसके द्वारा? गौतम, कपिल, पतंजलि, कनाद, बादरायण और जैमिनी के द्वारा। साथ में ये नदियों के नाम पूछे जा सकते हैं। 3 तरह के यज्ञ होते थे, अश्वमेध, वाजपेय, राश्रेय, ये 3 तरह के यज्ञ होते थे और ये देवताओं की पूजा होती थी ऋग्वैदिक काल में। इंद्र, वर्षा या युद्ध के देवता, इनको पुरंदर भी कहा जाता था, किला जीतने के लिए, किला जीतने वाला। 250 बार इनकी चर्चा हुई है। अग्नि 200 बार चर्चा हुई है वेदों में इनकी। वरुण को वायु का, सोम को जंगल के देवता, मारुत तूफान के देवता और रुद्र की पूजा होती थी। जो शिव हैं रुद्र, उनकी पूजा भी होती थी। तो ये सब हमने वेद के बारे में आज स्टार्टिंग किया है ऋग्वेदिक के काल में। फिर हम आगे बढ़ेंगे इनको, क्योंकि इसी टाइम पर महाजनपदों का उदय हुआ था। तो जो महाजनपद का उदय हुआ है उसमें हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इनके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर फिनिश करते हैं। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर आप ज़रूर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। साथ ही में लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।